पत्रकार हैं जो दलित अल्पसंख्यकों पर बहुत कुछ लिखते पढ़ते हैं। तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको शुक्रिया संचालक महोदय। मैं समाजवादी छात्र सभा के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर के लिए बुलाया। दोस्तों, कमोबेश फूलन जी के संघर्ष यात्रा पे बहुत सारी बातचीत हो चुकी है और अभय मिश्रा जी ने और तूफ़ानी निषाद जी ने बहुत सारी बातें कह दी, क्योंकि तूफ़ानी जी तो उनके साथ में एक लंबा समय उनका गुजरा है और उनके संघर्षों से ओतप्रोत रहे हैं। उनकी बहुत सारी बातों को उनसे खुद की ज़बानी उन्होंने सुनी है, तो हम लोगों को सबको सुन के बहुत अच्छा लग रहा था जब हम वो सारी की सारी बातचीत कर रहे थे। मैं अपनी बातचीत एक छोटे से किस्से से शुरू करूँगा। मेरे गाँव में एक महिला थी जिसका नाम फुल्लो वाल्मीकि था। फुल्लो वाल्मीकि की कहानी ये थी कि फुल्लो वाल्मीकि ने 89 में प्रधानी का चुनाव लड़ा था और उस समय प्रधानी में रिजर्वेशन नहीं आया था। प्रधानी पंचायती राज में उत्तर प्रदेश में 1996 में रिजर्वेशन आया था, लेकिन फुल्लो वाल्मीकि एकमात्र महिला जो है चुनाव लड़ रही थी, जबकि बहुत सारे और उसमें महिला रिजर्वेशन भी नहीं आया था। तो उसमें बहुत सारे पुरुष चुनाव लड़ रहे थे और उसमें ज़्यादातर जाट प्रत्याशी थे, ब्राह्मण प्रत्याशी थे। तो फुल्लो वाल्मीकि जब चुनाव लड़ रही थी तो उस चुनाव में बहुत सारी गोलियां चली थी उस पूरे चुनाव में, और फुल्लो वाल्मीकि जो लीड कर रही थी, बाकी जो नॉन जाट जातियाँ थी उनको लीड कर रही थी और उस चुनाव में वो अच्छी फाइट करती है। हालांकि चुनाव वो हार जाती है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद के दिनों में जब हम फुल्लो ताई उनको बोलते थे, तो फुल्लो ताई से जब हम मिलते थे तो हम पूछते थे, फुल्लो ताई आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, आपको ये जज्बा उस टाइम पे कहाँ से आया? तो बोलती थी कि मुझे सारी प्रेरणा फूलन देवी से मिली, कि उनको वो सारा का सारा 89 में जो उस समय का समय चल रहा था। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, ये तो एक उदाहरण हो सकता है। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिनको अगर घर में भी कोई थोड़ी बगावत करती थी महिला तो बोलती थी फूलन देवी हो गई है। ये इस तरह की चीज़ों से वो बातचीत की जाती है। देखिए, फूलन देवी का जब अगर जीवन पे बात करें तो आप देखें तो उसका तो महज 27 साल का ही एक कैरियर है फूलन देवी का। 10 साल से शुरू होता है जब वो 10 साल की होती है और 2001 में जब वो 37 साल की होती है। 37 साल में भी जब होने में उनके 15 दिन बाकी होते हैं, उससे पहले उनकी हत्या कर दी जाती है। अब उनको देखिए कि कैसे पितृसत्ता से, फिर सामंतवाद से और फिर इस व्यवस्था से वो लड़ रही है सारी की सारी चीज़ें। इतनी सारी बातचीत क्योंकि फूलन देवी पे आ चुकी है। 2-3 बातें जो छूटी है जिन पे मैं बस थोड़ा सा बात कहूँगा, बहुत लंबा मैं इसको नहीं खींचूँगा। एक तो ये बात कि फूलन देवी जी अपने हर चीज़ में बहुत ही समझ रखती थी। वो भले स्कूल नहीं गई थी। आपने अभय जी ने ये बात बताई कि वो कैसे अपने पिताजी से वो छोटे छोटे सवाल कर रही है, भगवान को लेके, ज़मीन को लेके, जो चीज़ें हैं, जो कमी है। आप ताज्जुब करेंगे, हालांकि मुझे तूफ़ानी जी ने वो बात बताई थी, हालांकि इनको पता नहीं कैसे वो याद रही। जब भी उनके घर पे कोई आता था तो सबसे पहले फूलन जी का ये सवाल होता था कि खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि उनको पता था कि कोई आपके पास दूर से आ रहा है और उसके लिए खाना कितना ज़रूरी चीज़ है। और वो जिस जगह से और जिन वर्गों से आई थी उनको इस बात का एहसास था कि वहाँ खाने की कितनी तंगी है, इसलिए वो अपने हर वर्कर से, मिलने वाले से, और कई बार तो इत्तफाकन ये होता था कि अगर कोई रात के 2 बजे अगर कोई नहीं है तो फूलन जी खुद अपने हाथ से बना के खाना खिला देती थी। तो ये एक समझ में एक क्लियरेंस आप देखिए। तमाम चीज़ें होने के बाद में आप सोचिए कि फूलन जी जब जेल से निकल रही है तो सबसे पहले मान्यवर कांसीराम साहब ने उनको चुनाव लड़ाया और सबसे पहले वो मान्यवर कांसीराम से ही मिली। लंबी बातचीत हुई। हालांकि वो अलग बात है कि वो बहन जी का और एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से वो बसपा नहीं जा पाई, नहीं तो उनकी पहली पसंद बसपा ही थी। फिर दूसरी बात यह कि वो इतनी क्लियर थी कि उन्होंने वहाँ से जाने के बाद में दूसरा सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया। फूलन देवी हिंदू धर्म में नहीं रही, उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया था और वो उन्होंने शुरू में ही कर लिया था जब वो निकल के आ गई थी, और वो भी रैदास जयंती के दिन उन्होंने किया। और वहीं पे क्या जब बाबा साहब ने किया था। अब आप सोचिए कि उस महिला की, उसके जो संघर्ष है, वो जो सारी चीज़ें हैं, उसे वो कितना कुछ सिखा रहा था कि वो कैसे कैसे चीज़ें कर रही है। आप थोड़ा और आगे बढ़िए। जब ये सब कुछ होने के बाद में तीसरा बड़ा काम उन्होंने अगर कोई किया तो वो था लालू प्रसाद यादव के साथ में गांधी मैदान में सबसे बड़ी मीटिंग उन्होंने की पटना, जो कि कई लाख लोग फूलन देवी को देखने के लिए उमड़ गए थे कि कौन है फूलन, क्या है फूलन, ये समझने के लिए तमाम चीज़ें।
आप समझिए कि वो कितनी क्लियर है, वो नेताओं को लेके भी क्लियर है, समझ को लेके भी क्लियर है कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ चीज़ें करना है। और चौथा, जब वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होती है और मिर्ज़ापुर से चुनाव जीत के आती है। हालांकि उनके ही साथ में रहने वाले एक रंजीत खरवार थे जो कि उनके रसोइया रहे लंबे टाइम तक। इवन उनके मर्डर के जेल में वो भी 2 महीना जेल में रहे। रंजीत खरवार बताते थे कि उनको जब बहुत सारे लोग परेशान करते थे मिर्ज़ापुर में, वो मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे, और फुलन देवी खुद आई और उन्होंने डांट के कहा दरोगा को कि तुम चाहते हो कि फुलन दोबारा से बंदूक उठा ले, ये मेरा भाई है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इस तरह की चीज़ें वो खड़ी होती थी इन सारी चीज़ों को लेकर। आगे बढ़ती है, एक यात्रा शुरू होती है, एक चुनाव जीतती है, दूसरा चुनाव हार जाती है। उसके बाद में जब वो चुनाव फिर तीसरे चुनाव में जीत के आती है तो बहुत कम समय का रहता है कि 99 में चुनाव जीतती है और 2001 में उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन उस समय तक समाजवादी पार्टी के बीच में उनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके थे। ये सब जग जाहिर है कि अमर सिंह के साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट था, और अमर सिंह के साथ में जब उनका कॉन्फ्लिक्ट था तो उन्होंने जो है उनसे टिकटों की मांग की थी, और अमर सिंह ने ये कहा था कि तुम हमें मत सिखाओ कि पार्टी कैसे चलती है, टिकट कैसे दिए जाते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। और इस बात पे तमाम तरह की बातचीत है, और ये कहा जाता है कि फुलन देवी ने अमर सिंह को उस सभा में थप्पड़ मार दिया था। ये जग जाहिर है। और उसके बाद में उनके जीवन पे खतरे भी बढ़ने लगे थे, चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद आप देखिए यहाँ भी क्लियर है कि उसके बाद के संबंधों में फुलन देवी का लंबा रिश्ता अगर रहा तो रामविलास पासवान जी के साथ में रहा, जिनके साथ मिलकर वो एक राजनीतिक दल बनाना चाहती थी कि रामविलास पासवान जी के साथ में जो है वो एक राजनीतिक दल बनाती है। और उससे पहले उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। आप यहाँ पे भी उसको देखिए, वो बहुत क्लियर है। कभी सोचे कि मल्ला क्या है कि आज के समय में मैं गुरुराज निषाद को या महर्षि कश्यप को लेके चल रहे हैं, लेकिन फुलन देवी ने इन दोनों आइकॉन को नहीं रखा। उन्होंने रखा तो वो भी प्रतीक का रखा अपने, और वो रखा एकलव्य का। उन्होंने एकलव्य सेना बनाई, और एकलव्य सेना के गांव गांव मल्ला कश्यपों के, धीवरों के, कहारों के उन्होंने गांव गांव बाकायदा फार्म पहुंचवाए, जिसे कि सदस्यता के लेके बहुत सारे फार्म पहुंचाए गए गांव गांव में। और वो बहुत क्लियर थी इन चीज़ों को लेके कि उनके संघर्षों के प्रतीक कौन हो गए। आप समझिए कि बौद्ध धर्म में आना, एकलव्य को चुनना, जब आज गुरुराज निषाद या महर्षि कश्यप जैसे आइकॉन बीजेपी द्वारा लाए जा रहे हो, तो वहाँ भी फुलन देवी की समझ कितनी वो थी। और वो पार्टी बनाने जा रहे थे रामविलास पासवान जी के बाद साथ में। उसी के बाद वो अपनी पार्टी बनाते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी। वो उसी के उनके मरने के बाद ही वो जो है बना रहे होते हैं। तो राजनीतिक समझ धीरे धीरे उस महिला की अपने संघर्षों के साथ में जो बढ़ रही है, जो उसकी वो 27 साल की जर्नी है, जब वो 10 साल से शुरू होती है उसकी पहली शादी से लेके। और एक चीज़ और देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि फुलन देवी ने 2 शादियाँ की अपनी मर्जी से, और दोनों लव मैरिज की। यहाँ भी फुलन देवी बहुत क्लियर थी, दोनों लव मैरिज है, चाहे विक्रम मल्ला के साथ में हो चाहे फिर उमेश सिंह के साथ में हो। वो बात की बात है कि शादियों का क्या हुआ, चीज़ों में क्या हुआ, लेकिन यहाँ भी फुलन देवी बहुत क्लियर थी, उन्होंने प्यार करके शादी की है। आप समझिए कि वो समाज के तमाम जिस जगह से वो आ रही है, जैसी उसकी यात्रा है, या जिस तरह जेल में 11 साल जिन लोगों के साथ में उन्हें रखा गया कि वो भी वैसी ही हो जाए, लेकिन वो जहाँ जा रही थी वहाँ से और तप के निकल रही थी। उनके संघर्षों को सलाम किया जा रहा था, उनके संघर्षों, वो अपने संघर्षों में आगे बढ़ती जा रही थी हमेशा, और कभी वो पीछे का रुख नहीं कर रही थी। और वो तमाम चीज़ों को लेके और क्लियर हो रही थी, राजनीति को लेके और समझ बढ़ रही थी उनकी, क्योंकि वो कोई राजनीतिक परिवार से नहीं थी, कुछ वैसा मामला नहीं था कि वो संसदीय राजनीति को बहुत जानती है, समझती थी, लेकिन धीरे धीरे करके सीख रही थी। जिन आखिर तक आते आते उनको संगठन भी बहुत बेहतर आ गया था, और उनको पता था कि एकलव्य सेना का क्या मतलब है और उसके किस तरीके के पदाधिकारी बनाने हैं। इवन मुझे लग रहा है कि तूफानी जी भी उसके पदाधिकारी थे एकलव्य सेना के। तो आप सोचिए कि इन सारी चीज़ों को फुलन देवी के इन सारे, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी बातचीत उनके बारे में हो गई, उनके संघर्षों के बारे में हुई, उनके जीवन यात्रा के बारे में हुई, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये कुछ छूटे हुए पहलू थे जिन पे मैंने इंगित किया। और क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं, और किसी भी एक संघर्ष की यात्रा एक दिन में या एक समय में तो ख़त्म नहीं हो जाती, वो निरंतर चलती है। आज भी चल रही है फुलन देवी की यात्रा, और आगे वो निरंतर बढ़ती रहेगी तमाम तरह से। अब चीज़ें हैं कि उनके नाम पे भारत रत्न या उस तरह की चीज़ों से ज़्यादा मैं तो मायने रखता हूं कि अगर अगली बार समाजवादी पार्टी की सरकार आए तो एक विश्वविद्यालय उनके नाम पे बनाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।
किसी भी रत्न के मुकाबले वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक बात मैं कोट करना चाहूँगा कि फूलन देवी को आप यहाँ से भी समझिए कि कर्पूरी साहब एक बात कहते थे, जिस बात को मैं मानता हूँ, और जो हम काम की हिकारत के बारे में देखते हैं, जब जातियाँ काम में जाती है और उनसे जो उन काम के प्रति नफरत की जाती है, हिकारत की जाती है, तो कर्पूरी कहते थे कि मैं जिनकी वकालत कर रहा हूँ वो मनहीन है, तनहीन है और धनहीन है। और आप कहीं भी आप देख लीजिएगा कि फूलन देवी वहाँ तक इसलिए चली गई क्योंकि वो मनहीनता की शिकार कहीं नहीं थी। आप उनकी पूरी यात्रा में कभी नहीं पाएंगे कि फूलन देवी कोई मनहीनता की शिकार थी। वो जहाँ भी थी दम से थी, उनकी जितनी समझ थी वो आगे बढ़ रही थी और आगे बढ़ा रही थी अपने आप को। कहीं भी वो कभी भी मनहीनता के शिकार नहीं रही। तो ये चीज़ है कि इन समाज, इन तबकों, इन वंचितों की अगर लड़ाई हमें लड़नी है तो इनके अंदर से हमें सबसे पहली चीज़ है कि इनकी मनहीनता हमें ख़त्म करनी होगी और इनमें आई हिकारत के खिलाफ हमें एक आंदोलन चलाना होगा। जब तक वो हिकारत के खिलाफ में एक आंदोलन नहीं चलेगा, जो कि जातियों के प्रति गालियाँ बनी हैं, अगर वो आप नहीं लाएंगे, उसकी बराबरी का नहीं करेंगे, और ये हिकारत का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन अपने आप को नागरिक बनाने का, भारत के नागरिक बनाने का आंदोलन है, जिसको कि हमेशा आप देखिएगा कि अखिलेश यादव जी हो या मायावती जी हो, जब भी वो ट्वीट करते हैं तो उनकी सबसे पहली लाइन या सबसे हर ट्वीट के दूसरी तीसरी लाइन आपको आत्मसम्मान मिल जाती है। वो इसलिए क्योंकि आज भी इन समाजों की लड़ाई, इस पूरे तबके की लड़ाई आत्मसम्मान ही है। रोजगार, महंगाई ये बहुत दूर है। जिस समाज को आज तक सम्मान नहीं मिला है उसके लिए रोजगार और महंगाई और भुखमरी बहुत बाद में आती है, बहुत पीछे खड़ी हो जाती है। सबसे पहली लड़ाई है तो वो आत्मसम्मान की लड़ाई है, और उसके लिए हम सबको फूलन जी से प्रेरणा लेनी होगी, कर्पूरी साहब से प्रेरणा लेनी होगी, मुलायम सिंह यादव से प्रेरणा लेनी होगी, उन तमाम लोगों से प्रेरणा लेनी होगी जिन्होंने इन संघर्षों को आगे बढ़ाया। बाबा साहब से प्रेरणा लेनी होगी, और ये पूरा का पूरा जो आत्मसम्मान का आंदोलन है इसको हमें आगे बढ़ाना होगा। इसी बात के लिए आप सबका धन्यवाद।